a lot of my subscribers belong to that category where you people are very young and you are either preparing for the CLAT 2023 exam. That means you're all set to write the exam क्योंकि बहुत जल्दी बस आने वाला है. Or you're thinking of preparing for the 2024 or 25 exam or even 26 exam. यानी कि आप सब lawyers बनना चाहते हो, मतलब पहले lawyer तो बनना ही पड़ेगा और कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए आप बेसिकली लॉ फील्ड में एंटर करना चाहते हो. तो मुझे लगता था कि इस बारे में मैं बात तो करनी है क्योंकि अब क्लैट थोड़े से ही दिन दूर रह गया है. मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी. आप में से कुछ लोग, कई बार हो जाता है कि हम बहुत बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं या मन नहीं करता, बहुत दिन हो जाते हैं सेम मोनोटोनस रूटीन के लिए और अब लगता है कि बस जल्दी से ये चीज़ होके खत्म हो. तो इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाट्स बेटर देन अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक. वैसे तो आईलेट 11 दिसंबर और क्लैट 18 दिसंबर, मुझे पता है. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड यू. अभी तो मैं बल्कि क्लोजली मेरी कज़न सिस्टर है जो प्रिपेयर कर रही है क्लैट आईलेट दोनों ही एग्जाम्स के लिए. उसके पास भी बहुत कम टाइम था तो मैं समझ सकती हूँ कि आप पे कितना सारा प्रेशर रहता है. बहुत बार मैं बच्चों से भी मिलती रहती हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंसेज में या और कहीं. तो मुझे लगता है कि बच्चों पे ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस को वो कई बार स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. बट माई इनिशियल एडवाइस टू यू वुड बी टू नॉट कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रेस. इनफैक्ट जो वो लोग होते हैं जो लॉ को एक अनकन्वेंशनल करियर पाथ की तरह से चुनना चाह रहे हैं, उनके ऊपर तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उन्हें फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है. बहुत बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि मेरे तो पेरेंट्स ने मना किया था कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना ही करो. बल्कि मुझे तो लोगों से ये भी सुनने के लिए मिल रहा है कि अगर मैंने एग्जाम क्रैक भी कर लिया, अगर मैं एक सक्सेसफुली मैं एक लॉयर भी बन जाती हूँ या लॉ फील्ड में एंटर कर जाती हूँ, तो भी यहाँ पर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. तो अभी जो हुआ नहीं है ना, उसकी कहानियाँ बना बना के मुझे पता लग रहा है कि आप में से जो लोग ये देख रहे हैं उस वजह से परेशान हो रहे हो. परेशान मत हो, पहले तो अभी के अभी टेक अ डीप ब्रेथ, परेशान होना बंद करते हैं. वीडियो में कुछ अच्छा सा देखो, मैंने आपके लिए पीछे लाइट जलाई है आपको ताकि देख के अच्छा लगे. तो अगर थोड़ा सा मतलब अपने मन को खुश कर दो एक बार वीडियो देखने से पहले. मुझे पता है आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, जितना टाइम है उसके हिसाब से आप बहुत कुछ कर रहे हो और अभी जितना कर चुके हो ना, बिलीव मी बिल्कुल सफिशिएंट है आपके लिए. आगे बढ़ने के लिए इतना काफ़ी है. वैसे तो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, दैट इज रिलेटेड टू द क्लैट और द आईलेट एग्जाम और उसके लास्ट मिनट टिप्स के बारे में. बट आई हैव अ वंडरफुल न्यूज़ फॉर दोज ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट 2024 एग्जाम. आपको लगता होगा ना कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, मैं कैसे अपना प्लान करना स्टार्ट करूँ. वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी उस पर, बट जो अभी की न्यूज़ है वो आपको बहुत खुश कर देने वाली है. इनफैक्ट जो 2023 वाला भी क्लैट दे रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी कि आप भी ज़रूर इस टेस्ट को दे देना अपने आप को समझने के लिए कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो और ये भी इंश्योर करने के लिए कि अगर आपने कुछ अच्छा प्रिपेयर किया तो आपको गिफ्ट मिल पाए. 11 दिसंबर को अनअकैडमी एक क्लैट रिलेटेड टेस्ट कंडक्ट कर रहा है और अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, इनफैक्ट अगर आप टॉप 500 रैंकर्स में से हो, तो आपके लिए बहुत सारे प्राइजेस हैं, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं. उसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है. बिलीव मी, मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा हाई हेफ्टी हो गई है ये सारी फ़ी वगैरह कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की. या जब भी आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करने निकलते हो तो आपको जब भी आप किससे कॉल करके पूछते हो ना, इनफैक्ट वो ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन कोचिंग हो, तो मुझे पता है कि कई बार ये बहुत ज़्यादा बर्डन बन सकती है. इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को आपको डेफिनेटली अवेल तो करना ही चाहिए. अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट है ये, 11 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है. ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं. आप सब लोगों ने जितना भी प्रिपेयर किया है उस सारी प्रिपरेशन के साथ आप इस एग्जाम को तो दे ही सकते हो. जो 2024 वाले हैं, आप लोग इतनी ज़्यादा चिंता मत करो. इस एग्जाम में इतने लेवल का नहीं पूछेंगे जितना आपको क्लैट एग्जाम में या आईलेट एग्जाम में आने वाला है. तो आपकी बेसिक प्रिपरेशन के साथ भी आप यहाँ पर अनअकैडमी के लॉ एडमिशन टेस्ट में आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हो. अच्छी रैंक लेके आना मतलब अच्छे प्राइजेस लेके आना. यहाँ पे 11 AM सुबह सुबह आपको इस टेस्ट के लिए रेडी रहना है बिल्कुल. इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम, सो देर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको शुरू में ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के, वहाँ पर क्लिक करो, वो आपको ले जाएगा इस टेस्ट के लिए. अगर आप वंडर कर रहे हो कि क्या इसके लिए भी कोई फ़ी है, तो ये बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. इनफैक्ट ये बात जान के तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो 11 दिसंबर को आपका अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट होने वाला है, अगर आपकी इसमें रैंक 1 आती है ना, तो आपको iPad मिनी मिल सकता है, विच इज़ ऑफ अराउंड 50,000 रुपीज़. रैंक 2 पे आपको वर्थ ₹20,000 की कोई वॉच मिल सकती है. वो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सी वॉच होने वाली है. रैंक 3 पे आपको वर्थ ₹10,000 तक के हेडफोन्स मिलने वाले हैं. तो ये प्राइजेस मतलब बिल्कुल वैसे हो जाते हैं ना जैसे सोने पे सुहागा, कि प्रिपरेशन भी हो रही है, असेसमेंट भी हो रहा है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है और साथ में इतने बड़े बड़े प्राइजेस भी मिल रहे हैं. और साथ में जब पढ़ने हम निकलते हैं अनअकैडमी से, आप लोग खुद सर्च करके देख सकते हो कि क्लैट के लिए तो आपको बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे. अब आते हैं क्लैट के सब्जेक्ट वाइज एरियाज पे.
तो सबसे पहले इंग्लिश, जो कि क्लैट आइलेट दोनों में आता है, और मुझे लगता है कि आइलेट में थोड़ी सी इंग्लिश को या लैंग्वेज को ज़्यादा वेटेज देते हैं, थोड़ा मुझे लगता है कि वो टफर साइड पे भी होती है एज कम्पेयर टू द क्लैट एग्जाम. सो इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, इट विल मोस्टली बी अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर. वोकेबुलरी टेस्ट होगी, ग्रामर टेस्ट होगी, बेसिक रूल्स टेस्ट होंगे. बट मुझे लगता है कि इंग्लिश में इस टाइम पे आप जितना टाइम बचा है, अब आपके पास कुछ नया प्रिपेयर करने के लिए नहीं है. सो आइड से कि आप हर रोज 3-4 कॉम्प्रिहेंशन रीड करो और उन्हें सॉल्व करो. वोकेबुलरी अभी तक जितनी बढ़नी होगी बढ़ गई होगी, वैसे भी यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल, तो उससे और इम्प्रूव हो ही जाती है. अदरवाइज ऑल्सो वी आर ऑल इन इंग्लिश मीडियम schools, we are all seeing videos where people are speaking in English, where people are making conversation in this language. तो हमें आता होता है काफ़ी कुछ. ट्रस्ट योर सेल्फ, इतना आप लोग कर लोगे. तो अभी मुझे लगता है कि इस टाइम पे आपको वोकेबुलरी वाली चीज़ें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और आप ग्रामर के रूल्स थोड़े से रिवाइज कर सकते हो तो बस कर लेना. अगर आपको लगता है कि मेरा वो पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो भी छोड़ दो. इंग्लिश, अगर आपको लगता है ना कि आपकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम एसिंग दिस पार्ट ऑफ द पेपर, बी इट आइलेट और क्लैट. अपार्ट फ्रॉम दिस, डू नॉट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली. बट एक होता है ना कि हम जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं शुरू से बहुत अच्छे से, तो हम बहुत अच्छा एनालिसिस सा करते हैं न्यूज़पेपर्स का, उसको डेप्थ में पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें लगता है कि जो मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं पेपर में आएंगे. तो आपको इस टाइम पे अब वो करने की ज़रूरत नहीं है. पेपर्स पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो आपकी जीके में भी हेल्प कर दे अगर कुछ होना होगा तो अब, और फिर आपकी वो इंग्लिश में भी हेल्प कर दे. कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, रीडिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए वो आपकी मदद करेगा कैसे ना कैसे करके. अब नेक्स्ट अगर हम जीके पे आते हैं, तो आपने जो अपनी कोई भी जैसे प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन, जिसको भी आप रेफर कर रहे हो उसको रेफर करते रहो. अब मुझे लगता है कि आगे के महीने की तो पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो लास्ट मंथ में आपने जितना भी सब अपने नोट्स बनाए होंगे या इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स इस साल के होंगे, उसको एक बार आप देख लेना. आपको लगता है कि आपके कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स रह गए हैं, तो आप एक बार इंटरनेट से वो क्विक गो थ्रू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नोट्स भी नहीं बनाया तो. बाकी जीके यानी कि जनरल नॉलेज एक ऐसा एरिया होता है जिसके मतलब देयर इज नो लिमिट टू दिस एरिया. तो आप कितना ही पढ़ते जाओ, ऐसा तो है नहीं कि कोई सिलेबस है सेट कि आप कवर कर लोगे सारा. मैंने सारा जीके कर लिया. स्टैटिक जीके भी होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स की चीज़ें होती है, तो वो आपको इस समय पे बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. फिर अगर हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव वाले क्वेश्चंस पे, तो जो क्वांट है वो आपका 10th 11th लेवल की मैथ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. इसमें भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो आप लोग जो सब प्रिपेयर कर रहे हो, आपने वो हर टाइप, चाहे आप एक बुक में से प्रिपेयर कर रहे हो या आपने कोचिंग ली थी कहीं से, या फिर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने हर टाइप के वहाँ पे क्वेश्चंस देखे होंगे. लेट्स से वन टाइप है प्रोबेबिलिटी और दूसरा टाइप है अलजेब्रा. सो आपने दोनों से ही क्वेश्चंस करे होंगे. मैं बस इतना बोलूंगी कि आप अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ करना है तो आप वो सारे फॉर्मूलाज क्वेश्चंस एक बार देख लो, और हर रोज, जब तक अभी तक क्लैट एग्जाम नहीं आता, तो हर रोज 5-10 क्वेश्चंस आप क्वांट के करते रहो, ताकि आपको वो जो एरियाज है ना वो आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. अभी जो हमारा मतलब पॉइंट है ना, मोटिव है, वो सिर्फ ये है कि हम फेमिलियर रहे सब्जेक्ट से, हम फेमिलियर रहे कॉन्सेप्ट से, और हमें वहाँ पर एकदम से देखते ही ऐसा ना लगे कि शायद मैं ब्लैंक हूँ. क्योंकि कई बार जब हमें ऐसा लग जाता है ना, तो पहले पढ़ा भी होता है, पहले का आता भी होता है, बट हम नर्वस हो जाते हैं, हम गलती करने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली मैथ रिलेटेड एरियाज में, क्वांट रिलेटेड एरियाज में. लॉजिकल रीजनिंग मुझे लगता है जो क्लैट और आइलेट में आती है, इट इज़ नॉट वेरी टफ. तो आपको सिलॉजिज्म, फैमिली ट्री, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आप इजीली कर लोगे. उसमें आपको अगेन मैं यही बोलूंगी कि आपको रोज लॉजिकल रीजनिंग के आप बस 10 क्वेश्चंस करो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता. अदरवाइज आपको इस एरिया में कोई भी ऐसी खास डिफिकल्टी आने नहीं वाली है. सिर्फ वो जो एक एरिया मैंने आपको बताया था ना जीके, जिसकी कोई हद ही नहीं होती, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, वहां पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या आ जाएगा और क्या नहीं, कि हमने कभी उस बारे में सुना भी होगा या नहीं. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द लीगल पार्ट, जो लीगल रीजनिंग है आपकी. अब इसको लीगल रीजनिंग ना किसी रीजन से ही कहा गया है. जो आप लोग अभी लास्ट मोमेंट पे बैठ के पूरा सीआरपीसी या पूरा क्रिमिनल लॉ पढ़ने लग रहे हो ना, या आप एविडेंस एक्ट पे जा रहे हो पता नहीं क्यों, या आप आईपीसी के सारे सेक्शन से एक बार पढ़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की. ये आपकी बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी. ये बात तो मुझसे लिख के ले लो. क्लैट का मोटिव ही ये है कि वो आपको लॉ अभी से नहीं सिखाना चाहते, वो सिर्फ आपको लॉ में एंटर करने के लिए तैयार करना चाहते हैं. दैट मीन्स वो आपको अगर उनको आपसे कोई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछना भी होगा ना, तो वो आपको सेक्शन बता के रखेंगे पहले, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का या आईपीसी का, जहां का भी वो सेक्शन है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या आईपीसी, वो सेक्शन बताएंगे. उसके बाद उस पर आपसे
प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ये समझने के लिए वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आपका माइंड इसको पढ़ के इससे डिडक्शंस निकाल पा रहा है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करना चाहते। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि सेक्शन 80 आईपीसी क्या है, सेक्शन 90 आईपीसी क्या है, या सेक्शन 254 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है। ये सब नहीं होने वाला है आपके साथ। ये नहीं पूछेंगे कि इनहेरेंट पावर्स कहाँ पे दी गई हैं। बट हाँ, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे कुछ ऐसी जजमेंट्स जो अभी इस साल बहुत ज्यादा फेमस हुई थी या बहुत ज्यादा करंट न्यूज में आई थी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि कुछ बच्चे मैंने देखा कि पूरी पूरी आप टेक्स्ट बुक्स लेके बैठ रहे हो एक्चुअल लॉज की, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और पता नहीं क्या क्या। वो सब की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। और नए कॉन्सेप्ट्स तो अभी करो ही मत। हाँ, जहां तक बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके कॉन्सेप्ट्स को आप थोड़ा सा रिवाइज करो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना थोड़ा सा जीके जैसा भी हो जाता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनको डीपीएसपीस कहते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बहुत बार जो कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशरी वाला पार्ट है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट, आर्टिकल 1 to 4 एंड ऑल ऑफ दैट, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्टिकल 32, 2 to 6 ऐसे पेक्यूलियर आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। अमेंडमेंट कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में वो पता होना चाहिए। कोई मेजर अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए। मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप शुरुआत से लेके एंड तक, मतलब आज तक जितने अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुए हैं वो सारे आप बिल्कुल रट लो। सबकी जरूरत नहीं होती है क्लैट के लिए। फिर एक पार्ट काफी जरूरी सा होता है, वो होता है लैटिन मैगजिम्स वाला पार्ट। सो आप वो मैगजिम्स पढ़ते हो ना, जैसे क्विड प्रो क्वो, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ये सब मैगजिम एक बार आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टेंडेंसी होती है आप लोगों की भूलने की। जब हम लॉ कर लेते हैं, जब हम एडवोकेट बन जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये चीजें बहुत आसान है। बट अगर मैं वही पुराना याद करूँ तो मैं उसके मीनिंग को ना रिलेट नहीं कर पाती थी। जैसे मुझे नहीं याद रहता था कि क्विड प्रो क्वो क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि साइन क्वा नॉन का यही मीनिंग होता है। अब तो ऐसा वो होता है ना कि बातचीत में आ गया, हम कोर्ट में बोल देते हैं ये वर्ड्स, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं ये वर्ड्स। व्हेन वी राइट रिसर्च पेपर्स वी यूज दीज वर्ड्स, व्हेन आई हैव रिटन माय डिसर्टेशन आई हैव यूज्ड दीज वर्ड्स, अ लॉट ऑफ दीज वर्ड्स। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया, बट जहां आप लोग हो अभी, आपको एक बार उसको अच्छे से रिविजन देने की जरूरत है फॉर श्योर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पार्ट एक बार जरूर पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगेन वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जीके है। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ बातें मुझे आपको बतानी थी। अभी जब तक एग्जाम नहीं होता है ना क्लैट और आईलेट, हर रोज एक पेपर करो। वो एक पेपर प्लीज मॉक टेस्ट की तरह मत करना। मतलब मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर आए। उस एक पेपर को ऐसे करो कि आप क्वेश्चंस करते जा रहे हो जिनका आपको आंसर नहीं पता लग रहा है, वो आप आंसर की में से देख रहे हो, आप समझ रहे हो उसका वो आंसर क्यों, आप अपने दिमाग में बसा रहे हो उस आंसर को, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो विदाउट थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं कैलकुलेट करूँ। इन सब में टाइम वेस्ट भी नहीं करना, और इन सबको इतना ज्यादा अभी मतलब ये प्रैक्टिस वाला टाइम नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोग मैनेज तो कर ही पाओगे अपने टाइम को। उसके लिए आप इस समय पे चिंता मत करो। और मैनेज करने के लिए और एक तरीका है ना, उसके लिए आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप पहले आज ही, अभी जैसे इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे तो पॉज कर लो और ये डिसाइड कर लो कि कौन सा सेक्शन कब करोगे। आईलेट के अलग है और क्लैट के अलग है, तो डिसाइड करो। जैसे कि इंग्लिश पहले मैं होती तो मैं इंग्लिश सबसे पहले करती, बिकॉज मुझे लगता है वहां पे मिस्टेक के चांसेस सबसे ज्यादा कम है। फिर मैं जीके करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जीके में अगर आता है कुछ तो आता है, नहीं आता तो आप उसे छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद आई वुड हैव गॉन टू लीगल रीजनिंग, क्योंकि अगेन लीगल रीजनिंग मैंने आपको बोला, अगर आप ध्यान से इस पार्ट को कर लो ना तो ये इजीएस्ट पार्ट है आपके पेपर का, क्योंकि आपसे प्रिंसिपल्स पे पूछा जा रहा है। सिर्फ आपके लॉ को पढ़ने की एबिलिटी टेस्ट करी जा रही है, वो आप सब में है। आप लोग इस फील्ड में आना चाहते हो ना, तो आप लोग का बहुत मन है ये करने का, इसलिए आप में एबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है। उसके बाद मैं सोचती कि मैं लॉजिकल रीजनिंग कर लूँ, और क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी सी ऐसे ही है, तो मैं फिर बाद में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती। बट हाँ, अगर मैं 12th में होती तो मैं अभी ऐसा नहीं कह रही होती, बिकॉज 12th में मेरे पास मैथ एज अ सब्जेक्ट था। बट वट एवर, क्वांट के क्वेश्चन सबसे कम भी होते हैं, इसलिए भी मैं आपको ये एडवाइस करूंगी। और उसमें गलती होने के भी कई चांसेस रहते हैं अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में श्योर नहीं हो तो इसी तरह से आप अपनी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लेना। ये भी डिवाइस कर लेना कि आपको किस एरिया को कितना टाइम देना है पेपर के, और वो डिसाइड करके, और आपको डेफिनेटली उसी हिसाब से चलना है पेपर में। और ऐसा देखना है कि आपके पास एंड में भी कितना टाइम बचना चाहिए एक बार वापस जाने के लिए क्वेश्चंस पे। मुझे लगता है कि लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे आपको वापस नहीं जाना चाहिए। इंग्लिश वाले क्वेश्चंस पे आपको वापस ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगेन उसमें लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं, डिडक्शंस करने होते हैं आपको। तो आपको उस पर वापस जाके कोई खास फायदा होने नहीं वाला है। बस एक बार आप ध्यान से नज़र मार के चेक कर लेना क्या होने वाला है।
अच्छा, एक लास्ट बात बताती हूँ, बहुत पर्सनल है बट बता देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। पता है, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर LLM रिलेटेड एग्जाम। मैंने एक ही एग्जाम दिया क्योंकि मैं प्रिपेयर तो खैर हमेशा से करना चाहती थी लॉ स्कूल से, बट मुझे अपना काम भी करना था। आई डेंट वॉन्ट टू गिव अप ऑन माई वर्क। मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था और लग रहा है अभी भी, लेकिन मुझे साथ में पढ़ना भी है, बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप माई वर्क, क्योंकि अब मुझे लगता है कि एज अ लॉयर आपके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, क्लाइंट्स की हो जाती है। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस ही छोड़ दोगे 2 या 3 साल के लिए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक एग्जाम दिया था, बट वो एक एग्जाम इस बार मैं तो क्लियर नहीं कर पाई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बात को फेस करना, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, हम सब एक ही जैसे लोग हैं ना। हम लोग को दुख होता है जब हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, जब हमारी एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती। तो मेरा भी बहुत मन है, था, रहेगा कि मैं और पढूं, मतलब और डिग्री करूं और उस पर मैं फिर अच्छी रिसर्च करूं, मैं और ज़्यादा, मुझे कॉलेज जाने का मौका मिले और ज़्यादा प्रोफेसर से, रिसर्चर्स से मिलने के चांसेस मिले, हम लोग और पेपर्स लिखे साथ में मिलके, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे। मुझे पता है वैसे भी कर सकते हैं, बट अगर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें मैं पार्ट टाइम ये डिग्री कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप में से बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। कहीं मैं सिर्फ आप लोगों का मन रखने के लिए तो नहीं कर रही कि आपका भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, या आपकी भी प्रिपरेशन कम है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो ये बुक, और ये बुक मैंने आज से नहीं, वही बहुत पहले से, लॉ स्कूल के टाइम से मैंने ये ली हुई है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती होती है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने का तरीका, उसके लिए प्रिपेयर करने का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे कि आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम फॉर लेट्स से 20-25 डेज रेगुलरली मैंने करा अच्छे से। जब कोर्ट हॉलीडेज थी थोड़ा मैं टाइम निकाल पा रही थी, बट उसके बाद देयर वाज अ 3 मंथ गैप इन द प्रिपरेशन, मतलब मैं उस समय में कुछ नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ हैवी वर्कलोड। तो इसलिए शायद ये मुझे लगता है कि ये एक फ्लॉ रहा मेरे पार्ट पे। ऐसे ही अब ये इसको ना मैं पूरी तरह फ्लॉ भी नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं ये भी तो देखूँ ना कि उन 3 महीनों में मैंने करियर में कितना ज़्यादा ग्रो किया। तो बस एक यही प्रूफ करने के लिए थी ये बात कि आप लोग ऐसा सोचते होंगे शायद कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि मैं आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, मैं कोर्ट जा रही हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मतलब मेरे साथ भी एक ऐसा ये इंस्टेंस है जहाँ पर ऑफ कोर्स आई कुडंट क्लियर द एग्जाम। मुझे टेस्ट सेंटर पे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका कैसा हुआ है सब। मैंने ऑनेस्टली बताया कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन भी थोड़ा मुझे पता नहीं था, ऑफ ट्रैक थी। और इनफैक्ट जिस दिन मैं एग्जाम देने गई थी उस दिन पे मैं कोर्ट से होते हुए एग्जाम देने गई थी, बड़ी मुश्किल से पहुंची थी, क्योंकि उस दिन वो केस भी बहुत ज़रूरी था, वहाँ पहुंचना भी और एग्जाम में पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं तो मुझे केस को कट शॉर्ट करना पड़ा, एडजमेंट लेनी पड़ी इस रीज़न के लिए। जब मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, ऐसा कैसे हो सकता है, आपका तो हो ही जाएगा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो मुझे लगा कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो कि जो स्क्रीन पे दिखता है सब कुछ वैसा ही होता है, मतलब सब कुछ बहुत गुडी गुडी होता है। ये पीछे लाइटें जल रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दिवाली है, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, वही घर है, वही नॉर्मल सब कुछ है, वही हम भी करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को कुछ अच्छा कॉन्टेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नथिंग वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू कीप वर्किंग तो वो अल्टीमेटली बन जाता है। सिचुएशन ऐसी अच्छी बन जाती है कि लोगों को दिखने लगता है कि नहीं ये तो कुछ अलग है ऑर्डिनरी से। तो बस इतनी सी बात थी। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। आई नो यू ऑल हैव वर्कड हार्ड फॉर इट एंड यू आर गोना डू वंडर्स इन द एग्जाम। अच्छा होता है नहीं होता ये सब मुझे आके ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर अगर मेरे थैंक यू पे वेलकम करना हो मुझे, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।